हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। भारत बहुत ही तेजी से AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है, लेकिन इसमें ऐसा खास क्या है, हर जगह इसकी ही क्यों चर्चा है। अब भारत जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने वाला है उसे गोस्ट ऑफ द स्काई कहा जाएगा और इसके पीछे बहुत ही सॉलिड रीजन है। भारत का MiG-21, मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI इनके बॉम्ब और मिसाइल विंग्स के नीचे लटके रहते हैं, जिनका स्ट्रक्चर हार्ड और मेटेलिक होता है। इसके अलावा मिसाइल के फिन्स, फ्यूल टैंक का कर्व, ये सारी चीजें रेडार वेव्स को रिफ्लेक्ट करती हैं, जिनकी वजह से ऐसे प्लेन्स की लोकेशन का पता लग जाता है। अब इस समस्या का इलाज है इंटरनल वेपन बे, यानी कि AMCA में आपको वेपन्स बाहर लटके हुए दिखाई नहीं देंगे। ये अपनी सारी मिसाइल, सारे बॉम्ब्स को अपने अंदर एक वेपन बे के अंदर स्टोर करके चलेगा। इसका वेपन बे 0.3 से 1 सेकंड के बीच में खुल के बंद हो जाएगा। अब ये सब करने के बाद लो RCS का भी ध्यान रखा जाता है। अब ये क्या चीज है? देखो, जब किसी चीज से रेडियो वेव्स या रेडार की वेव्स टकराकर वापस जाती हैं, तो वो चीज रेडार पर कितनी बड़ी दिखाई दे रही है, ये उसके RCS पर निर्भर करता है। यानी जितना RCS छोटा होगा, कम होगा, वो चीज रेडार पर उतनी ही छोटी दिखाई देगी। मतलब उदाहरण के लिए सुखोई 30 MKI एक बड़ी कार की तरह दिखाई देता है, F-16 आपकी छोटी कार की तरह दिखाई देता है, आपका रफाल ये एक मोटरसाइकिल की तरह दिखाई देता है, मतलब मोटरसाइकिल के साइज का दिखाई देता है। और भाई साहब F-22 रैप्टर ये बंदूक की एक गोली की तरह दिखाई देता है। और हम जो AMCA बनाने जा रहे हैं, ये टेनिस बॉल या एक चिड़िया के आकार का दिखाई देगा। अब RCS समझ लिया तो ये भी समझो कि ये बनता कैसे है। देखो, अगर एक प्लेन की बॉडी को शार्प एंगल्स और कर्व से बनाया जाए तो उसका RCS कम हो जाता है। मतलब रेडियो वेव उससे टकराएंगी तो जरूर, लेकिन वापस नहीं जाएंगे, छितरा जाएंगे, बिखर जाएंगी। और RCS का मतलब होता है रेडार क्रॉस सेक्शन। इसीलिए एयरक्राफ्ट के डोर्स, हैच, इवन फ्यूल कैप्स को भी बहुत ध्यान से डिजाइन किया जाता है। इनके एज बिल्कुल परफेक्ट मैच होते हैं, और वो इसलिए ताकि रेडियो वेव्स टकराकर वापस ना जा पाए। इसी से स्टेल्थ मेंटेन रहता है। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा कि हम AMCA में डबल इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन तेजस में हमने सिंगल इंजन का इस्तेमाल किया है। आखिर 2 इंजन लगाकर इसमें ऐसा क्या बदलाव आ जाएगा? मतलब 2 इंजन लगाने से तो खर्चा ही बढ़ेगा, फायदा क्या है, बदले में क्या मिल रहा है? आइए बताता हूँ। देखो, 2 इंजन की मदद से बहुत जल्दी, बहुत तेज रफ्तार पकड़ सकता है, ज्यादा भारी भरकम बम ले आ सकता है, मिसाइल ले आ सकता है। अगर एक इंजन फेल भी हो गया तो भी ये उड़ता रहेगा। डॉज करने में भी 2 इंजन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और ये विदाउट आफ्टर बर्नर सुपरसोनिक स्पीड को अचीव कर लेगा। देखो, नॉर्मली क्या होता है, एक सिंगल जेट इंजन वाला फाइटर प्लेन सुपरसोनिक स्पीड को तभी अचीव कर सकता है जब उसके अंदर आफ्टर बर्नर का प्रयोग किया जाए। और आफ्टर बर्नर का मतलब है जेट इंजन के अंदर जो जली हुई गैसेस हैं, उनके अंदर जो ऑक्सीजन बची है उसमें और फ्यूल मिक्स करके उसे दोबारा जला के जेट इंजन से ज्यादा पावर निकालना। अब यहाँ समस्या ये है कि ये ज्यादा फ्यूल खाता है, ज्यादा हीट पैदा करता है, यानी कि ज्यादा बड़ा इंफ्रारेड सिग्नेचर पैदा करेगा, और हीट सीकिंग मिसाइल इसे बड़े आराम से ढूंढ लेंगी। तो अगर सिंगल इंजन के बजाय 2 इंजन होंगे तो बिना आफ्टर बर्नर के बड़े आराम से सुपरसोनिक स्पीड मिल जाएगी। एक उदाहरण के लिए F-22 रैप्टर दुनिया का पहला बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक स्पीड को अचीव करने वाला फाइटर प्लेन है। अब AMCA का भी यही गोल है कि वो बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक स्पीड को अचीव कर ले। इसके अलावा इसमें MUMT टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा, यानी कि MUMT टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यह है मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि AMCA एक ड्रोन आर्मी को लेकर उन्हें गाइड करते हुए उड़ सकता है। देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने कैट सिस्टम को डेवलप किया है या कर रहे हैं, यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, यानी कि उड़ने वाली ऐसी मशीन्स की टीम जो हवा में AMCA के आदेश को आंख बंद करके फॉलो करेगी। मतलब लड़ाई में AMCA का पायलट एक कमांडर की तरह होगा। हालांकि ये ड्रोन्स अपने आप अपने डिसीजन लेने के लिए, मतलब AI की मदद से डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से फ्री होंगे, लेकिन ये AMCA से डाटा लेंगे, इंस्ट्रक्शंस लेंगे और आगे जाकर एनिमी पे जासूसी, हमला और यहां तक कि अपने आप को सेक्रीफाइस भी कर देंगे। मतलब ये खुद तबाह हो जाएंगे लेकिन फाइटर प्लेन को बचा लेंगे। ये ड्रोन एनिमी के सैम साइट पर जाकर गिर सकते हैं, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल के ऊपर जाकर गिर सकते हैं, और अगर दुश्मन ने इसके ऊपर अपना रेडार ऑन किया तो तुरंत ये उसके रेडार की लोकेशन को AMCA के पास भेज देंगे, और फिर AMCA वहां से मिसाइल फायर करके सैम साइट और रेडार को तबाह कर देगा। इसके अलावा AMCA ओपन मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल भी करेगा। अब इसका क्या मतलब है, ये भी समझो। देखो, ओपन आर्किटेक्चर एक असेंबल्ड किए हुए डेस्कटॉप की तरह है। कोई पार्ट खराब हुआ या आपको अपग्रेड करना हुआ तो पार्ट निकालो, नया डालो। अगर बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हुई तो कंपैटिबिलिटी का इशू भी नहीं आएगा। अब इसका फायदा ये होगा कि नए नए बॉम्ब्स, मिसाइल को फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। नए रेडार्स, जैमर्स ये भी लगाए जा सकते हैं। अपग्रेड करके चीजें बदली जा सकती हैं। इससे खर्चा कम होगा, मेंटेनेंस आसान हो जाएगा और हमारा जेट स्टेट ऑफ आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लेस रहेगा। इसके अलावा AMCA के पायलट HMD टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले। तो पहले क्या होता था
था कि किसी डॉग फाइट में प्लेन को लॉक करने के लिए पूरे का पूरे प्लेन को घुमाना पड़ता था। इसमें टाइम लगता था, एनिमी के द्वारा शूट डाउन होने का खतरा बना रहता था। अब इस टेक्नोलॉजी के बाद एनिमी आपके साइड में है, कोई दिक्कत नहीं, हेलमेट घुमाओ और लॉक कर लो, बस मिसाइल फायर करो, मिसाइल अपने आप जाकर हिट कर जाएगी। इसमें टारगेट बॉक्स, मिसाइल स्टेटस, रेडार अलर्ट, फ्लाइट डाटा जैसे एल्टीट्यूड, स्पीड और जी फोर्स, ये सारी चीजें रियल टाइम में पायलट को हेलमेट में ट्रांसपेरेंट स्क्रीन पर ही मिल जाएगी। F-35 के पायलट Gen 3 HMD टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो पूरा बैटल व्यू बनाकर पायलट को दिखाता है। अमेरिका पूरी दुनिया को जो हथियार बेचता है वो ओरिजिनल टेक्नोलॉजी के थोड़े से डाउनग्रेडेड वर्जन होते हैं। अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि उसकी टॉप क्लास टेक्नोलॉजी किसी और देश के पास जाए और भविष्य में वो टेक्नोलॉजी उसके खिलाफ इस्तेमाल हो। तो ये मत मान लेना कि ब्रिटिश नेवी का F-35 जो कि केरला में धूल खा रहा है, वो उसी F-35 की कटिंग एज पावर पैक टेक्नोलॉजी से लैस होगा जो अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। F-35 एक जबरदस्त फाइटर प्लेन है, लेकिन ओवर प्राइस्ड है, जरूरत से ज्यादा महंगा है। देखो, एक फाइटर जेट को उड़ने के लिए बहुत सारी हवा खींचकर इंजन के अंदर ले जानी पड़ती है, जिसके लिए अलग अलग देश के फाइटर जेट अलग अलग शेप की इनलेट डक्ट का इस्तेमाल करते हैं। कोई रेक्टेंगुलर, कोई ट्रेपीजियम, कोई सेमी ओवल शेप के इनलेट डक्ट का इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर समस्या यह है कि जेट इंजन के अंदर जो कंप्रेसर ब्लेड है, यानी जो मेटेलिक फैन है, वो रेडार वेव्स के लिए एक शीशे की तरह काम करते हैं। इसे आप ऐसे समझो कि आपको कोई चीज दिखाई कैसे देती है, जब किसी चीज पर रोशनी टकराकर वापस हमारी आंखों पर आती है। रेडार भी इसी तरीके से देखता है, जब रेडियो वेव्स किसी चीज पर टकराकर वापस आएंगी तभी उस चीज की लोकेशन का पता लगेगा। अब AMCA में हमने कंप्रेसर ब्लेड तक जाने वाले रास्ते को S की तरह घुमावदार बनाया है, ताकि रेडियो वेव सीधा कंप्रेसर ब्लेड तक ना जा पाए और अभी ये डक्ट के अंदर रिफ्लेक्ट होती हुई अपनी एनर्जी को खोकर रेडार तक वापस नहीं जा पाएंगी और प्लेन रेडार से गायब हो जाएगा। इसके अलावा AMCA के ऊपर रैम यानी कि रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग भी करी जाएगी, जो रेडियो वेव्स को एनर्जी में बदल देंगी, यानी कि रेडियो वेव्स टकराकर वापस नहीं जाएंगी। अब यहाँ पर आप रैम की कोटिंग कर तो लोगे, लेकिन इसके बाद जो खर्चे के पर्चे भरेंगे, यानी कि इस एयरक्राफ्ट के जो नखरे उठाने पड़ेंगे, अब वो सुनो। रैम की कोटिंग बहुत ही सेंसिटिव होती है, गर्मी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और ज्यादा ह्यूमिडिटी में खराब हो सकती है। इसीलिए इसको 24 घंटे 20 से 25 डिग्री के तापमान पर, यानी कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखना पड़ेगा, जहां पर ह्यूमिडिटी 50% से कम ही होनी चाहिए। और ये तो कुछ भी नहीं, इसके ऊपर धूल का कण नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए HEPA फिल्टर्स का इस्तेमाल होगा, यानी कि हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स का इस्तेमाल होगा। हमारा बाल लगभग 70 माइक्रोन के आसपास का होता है और ये एयर फिल्टर उसके 200 गुना छोटे पार्टिकल को भी फिल्टर कर देंगे। इसे आप ऐसे समझो कि जैसे सैटेलाइट को एक क्लीन रूम के अंदर बनाया जाता है, इस प्लेन को स्टोर करने के लिए भी हमें क्लीन रूम मेंटेन करना पड़ेगा और इसे आप जमीन पर खड़ा नहीं कर सकते। इसके लिए अलग से एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग बनानी पड़ेगी। आपने भी अक्सर देखा होगा कि किसी चीज को छूने से हमें भी शॉक लग जाता है, मतलब स्टैटिक चार्ज की वजह से शॉक लगता है। अब इस प्लेन के केस में स्टैटिक चार्ज बहुत बड़ी सरदर्दी है। ये इसके रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, मिसाइल कंट्रोल सिस्टम और यहाँ तक कि इसकी रैम कोटिंग के ऊपर बर्न स्पॉट पैदा कर सकती है। इसीलिए इसको खड़ा करने के लिए जो फ्लोर तैयार किया जाता है उस पे कंडक्टिव या सेमी कंडक्टिव जैसे कार्बन कॉपर मैश वगैरह, इनका इस्तेमाल करके एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग तैयार की जाती है, जो स्टैटिक चार्ज को सीधा ग्राउंड कर देती है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि अगर AMCA इतना ही नाजुक है तो उड़ते हुए धूप, धूल, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इन सारी चीजों को कैसे झेलता होगा। देखो, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि किसी चीज की आइडियल कंडीशन और रनिंग कंडीशन में बहुत बड़ा फर्क होता है। आप एक मोटरसाइकिल को 6 महीने मत चलाओ, उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी, ब्रेक जाम हो जाएंगे, क्लच जाम हो जाएगा, फ्यूल कैप नहीं खुलेगा। लेकिन अगर वही मोटरसाइकिल चलती रहेगी तो आपको ये सारी समस्याएं फेस नहीं करनी पड़ेंगी। इन प्लेन की रैम कोटिंग को स्ट्रेस झेलने के लिए ही डिजाइन किया जाता है, यानी कि रनिंग कंडीशन में उनके खराब होने की संभावनाएं कम है और वैसे भी मिशन के बाद इसका मेंटेनेंस वगैरह तो होगा ही, इसीलिए मिशन से पहले ज्यादा सावधानी बरती जाती है। अब देखो, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए होंगे तो आपको भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन के लिए हम भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे देश का सिस्टम भी एडी चोटी का जोर लगाकर इस प्रोजेक्ट में अपना योगदान दे रहा है। मतलब एक फाइल जब अप्रूवल के लिए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाती है तो सालों साल पड़ी चिल्लाती है कि भैया देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, मुझे पास कर दो, लेकिन मजाल है किसी कान पे जू लग जाए। तेजस प्रोजेक्ट को 1983 से 2001 तक क्लियरेंस नहीं मिल पाई। हमारा अपना जहाज कागजी कार्रवाई में लटक गया। एक एयरक्राफ्ट के डिजाइन होने के बाद भी उसकी टेस्टिंग 5 साल तक शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि अप्रूवल के लिए फाइल उड़ नहीं पा रही थी। तो जल्दी क्लियर कैसे होगी? डिफेंस R&D लॉन्ग टर्म सोच से चलता है, प्लानिंग से चलता है, और यहाँ पर सरकार बदली, सोच बदल जाती है। कावेरी इंजन को 2008 के बाद प्रायोरिटी लिस्ट से हटा दिया गया, जबकि उसका ड्राइव वर्जन बिल्कुल तैयार था। और आपके DRDO और इंडियन एयरफोर्स ये तो गजब ही खेला करते हैं। इनकी भी सुनो। कभी कभी DRDO ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन कर देता है
बिना ये जाने कि भाई जो उसका इस्तेमाल करने वाला है उसे उसके अंदर क्या चाहिए। तेजस का पहला वर्जन इंडियन एयरफोर्स को कभी पसंद नहीं आया था और डीआरडीओ और एयरफोर्स के बीच जो तुक्के फजीते हुए थे ये आपने अखबारों और न्यूज में खूब सुने होंगे। और जब सारा रायता फैल गया तब जाकर डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स को समझ में आया कि भैया आपस में बातचीत भी करनी चाहिए, मतलब एक दूसरे को बताना भी होता है कि हमें क्या चाहिए और पूछना भी है कि भाई साहब आपको क्या चाहिए। तेजस का दूसरा वर्जन तब बनाया गया जब इंडियन एयरफोर्स ने डीआरडीओ को बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि ये रेडार, रिफ्यूलिंग प्रोब और बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल इसके अंदर लगनी ही चाहिए। आप मेहनत का लेवल देखो सिस्टम का, किस हद तक डिफेंस प्रोजेक्ट को फेल करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। और बताऊं, ये सुनो, सरकारी कंपनियों के कर्मचारी बिल्कुल कछुए की रफ्तार से काम करते हैं। प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, होने दो, प्राइवेट को हम काम ना देंगे। वो तो अब जाकर एल&टी, टाटा जैसी कंपनीज को एएमसी और तेजस के छोटे छोटे कामों के लिए प्रोजेक्ट मिलने लगे हैं। पहले तो प्राइवेट कंपनियों को काम देता ही ना था और वहीं पर लॉकहीड, रेथरॉन, बोइंग जैसी कंपनीज अपने छोटे छोटे कामों के लिए नए नए स्टार्टअप्स को भी प्रोजेक्ट देती हैं कि जाओ बच्चों तुम भी हाथ साफ कर लो, कल को बड़े बनोगे तो फायदा अपने ही देश का होगा। इसके अलावा एनुअल बजट में फंड तो अलॉट होता है लेकिन क्लियर होने में सालों का समय लगता है। 2021 में एएमसीए का डिजाइन फेज कंप्लीट हो गया था लेकिन 2023 तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने फुल स्केल डेवलपमेंट का क्लियरेंस ही नहीं दिया। मतलब एक क्लियरेंस देने में 2 साल लग गए और क्लियरेंस भी तब जाकर दिया जब यह पता लगा कि चाइना ने 5th जनरेशन फाइटर प्लेन की 150 से ज्यादा यूनिट्स तैयार कर दिए हैं और कल को ये फाइटर प्लेन हमारे देश की एलएसी पे यानी कि हमारे कान पे भिन भिनाएंगे। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बीमारी है, हमारे यहाँ पर आरएनडी में कहावत है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। मतलब देश की सुरक्षा के लिए कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो या ना हो पर पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए। वैसे माँ जी, बहना जी, भैया जी, पिताजी, ऐसी योजनाओं के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है और जो लोग सत्ता से बाहर हैं वो भी कम नहीं है। अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने भी ऐसे ही स्कीम चलाने के वादे किए थे। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब पैसे की कमी की वजह से नए आइडियाज को डिले या रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा, ये बोलकर पेपर पर ही काम बंद कर दिया जाता है। कावेरी इंजन में आफ्टर बर्नर वर्जन 2006 से 2009 के बीच में फेल हो गया था। इसके बाद इस पूरे प्रोजेक्ट को ही फ्रीज कर दिया गया, जबकि यूएस, चाइना और अमेरिका जैसे देश 4-5 बार फेल होने के बाद भी अपने प्रोजेक्ट को चालू रखे थे। इस सड़े हुए सिस्टम की वजह से ही हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है क्योंकि रिसोर्सेज की हमारे पास कमी नहीं है। इस सिस्टम को रिबूट की सख्त जरूरत है। अब ये होगा कैसे, आइए इस पे बात करते हैं। भारत को एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्रोजेक्ट एक्ट की जरूरत है। अमेरिका में नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है जो हर मेजर प्रोजेक्ट की डेडलाइन सेट करता है और डिले होने पर ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन होती है। हमारे यहाँ पर भी लीगल डेडलाइन होनी चाहिए, समय समय पर ऑडिट्स होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और मिशन मोड में गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। इसके अलावा ज्वाइंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन होना चाहिए। जैसे चंद्रयान 3 के दौरान इसरो ने इंटीग्रेटेड मिशन कंट्रोल रूम बनाया था, यानी कि हर वो डिपार्टमेंट जो कि चंद्रयान 3 से जुड़ा हुआ था सबके सब एक ही फ्लोर के नीचे काम कर रहे थे। इसी तरीके से डीआरडीओ, आर्म्ड फोर्सेज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन सबके टॉप इंजीनियर्स और मैनेजर्स को इकट्ठा करके एक टास्क असाइन कर देना चाहिए कि प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए जो भी डिसीजन लेना पड़े आप ले सकते हो, डिले नहीं चलेगा। कभी आपने सोचा है कि ब्रह्मोस टाइम पर डेवलप कैसे हो पाया? क्योंकि इंडिया रशिया जॉइंट वेंचर को डायरेक्ट फंडिंग मिलती थी। तो इसी तरीके से हाई प्रायोरिटी के आरएनडी प्रोजेक्ट्स के लिए डायरेक्ट फंडिंग कॉरिडोर होना चाहिए जहां माइलस्टोन बेसिस पर फंडिंग मिलनी चाहिए। आपने ये काम कर दिखाया तो आगे की फंडिंग क्लियर। एक कंटेंजेंसी फंड भी बनाना चाहिए इमरजेंसी इक्विपमेंट्स इंपोर्ट्स के लिए। टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमारे पास सामान नहीं है, बाहर से मंगा लो। लेकिन रिसर्च नहीं रुकनी चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्लेटफॉर्म तैयार होना चाहिए। इजराइल के आयरन डोम में 40 से ज्यादा प्राइवेट वेंडर्स हैं। HAL, BEL, DRDO पर ओवर डिपेंडेंसी को कम कर देना चाहिए। इससे इनोवेशन तेज होगा, कंपटीशन बेहतर होगा, क्वालिटी बेहतर होगी और ये रियल मायने में आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम होगा। इसके अलावा पेनल्टी रिवार्ड मॉडल को भी अडॉप्ट करना चाहिए। यूएस एयरफोर्स के कॉन्ट्रैक्ट में प्रोजेक्ट डिले होने की स्थिति में लिक्विडेटेड डैमेजेस का क्लॉज होता है, यानी कि आपकी वजह से एयरफोर्स को जो नुकसान होगा उसे आप भरोगे। जर्मनी के यूरो फाइटर के कॉन्ट्रैक्ट में भी यही क्लॉज है। हमारे जो भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं अगर वो ऑन टाइम डिलीवरी देते हैं तो उन्हें बोनस, और अगर उनकी वजह से प्रोजेक्ट डिले होता है तो पेनल्टी का प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा फेलियर इम्यूनिटी पॉलिसी भी होनी चाहिए। भारत में अगर कोई प्रोजेक्ट पहली बार में फेल हो जाता है तो उसके ऊपर काम बंद, प्रोजेक्ट बंद, फाइल बंद, पैसे बंद। इसरो का क्रायोजेनिक इंजन 3 बार फेल हुआ था और आज GSLV वर्ल्ड क्लास है। जिसके पीछे कारण था हमने फंडिंग बंद नहीं करी, इसरो लगातार काम करता रहा और आज रिजल्ट दुनिया के सामने है। नई पॉलिसी में 3 टेस्ट साइकिल्स की इम्यूनिटी होनी चाहिए। पहला फेल होने के बाद कोई दिक्कत नहीं, फंडिंग जारी रहनी चाहिए। अपने वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स को सपोर्ट करो, वो किसी पड़ोसी देश के लिए काम नहीं कर रहे, हमारे लिए कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि एजुकेशन सिस्टम। यूएस के अंदर डार्पा ग्रैंड चैलेंज, नासा ओपन
इनोवेशन, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग नेशनल स्टूडेंट चैलेंजेस जैसे कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कराते हैं। इनमें स्कूल्स के, कॉलेजेस के बच्चे पार्ट लेते हैं और इसका रिजल्ट क्या निकला? अमेरिका में 14 साल के बच्चों ने ड्रोन नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर दिया। मतलब कॉलेज का एक प्रोजेक्ट डायरेक्ट मिलिट्री ग्रेड सिस्टम में इंटीग्रेट हो गया। चलो अमेरिका तो बहुत एडवांस है, चाइना से सीख लो। चाइना में नेशनल डिफेंस स्टूडेंट प्रोग्राम, मिलिट्री सिविल फ्यूजन, टायर 2 टायर 3 सिटीज में रीजनल लैब्स बनाई गई हैं। अब इनसे जुड़े हुए छोटे बच्चे एआई, रोबोटिक्स ऐसी फील्ड्स में अपने हाथ आजमा रहे हैं और इनके द्वारा किए गए इनोवेशन को डायरेक्ट पीएलए से फंडिंग है, यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी से। अब ये तो हो गया विदेशों की बातें। भारत क्या कर सकता है? भैया बच्चों की पढ़ाई का सिस्टम बदलो, उन्हें वो चीजें सिखाओ जो भविष्य में इस्तेमाल होंगी। आउटडेटेड चीजों से कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे एजुकेशन सिस्टम को टॉनिक की नहीं, स्टेरॉइड्स की जरूरत है। सबसे पहले तो सिलेबस में बदलाव करो। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, सेंसर्स ऐसी चीजें लेकर आइए जिसको देखकर बच्चे का पढ़ने का मन करे। उनके हाथों में छोटे छोटे इक्विपमेंट्स दीजिए ताकि वो चलाना सीखे, इलेक्ट्रॉनिक्स को समझे, कंप्यूटर को समझे। और हमारे देश में कंप्यूटर रूम में ले जाते हैं और कहते हैं छूना नहीं, नहीं खराब हो जाएगा। और ये प्राइवेट स्कूल्स में हो रहा है, सरकारियों की तो बात ही अलग है। मतलब एक बच्चे को अगर कंप्यूटर चलाना भी सीखना हो तो उसके पास अपना कंप्यूटर होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में तो वो नहीं सीख पाएगा। डीआरडीओ स्कूल प्रोग्राम की शुरुआत हो सकती है, जहां डीआरडीओ के साइंटिस्ट स्कूल्स में जाकर बच्चों को मोटिवेट करें, चीजों के बारे में बताएं, उनकी क्यूरियोसिटी डेवलप करें। अगर एक स्कूल में एक बच्चा भी ध्यान से उनकी बात सुनकर सीरियस ले इन चीजों को, तो आपको एक टॉप क्लास साइंटिस्ट मिल जाएगा भविष्य में। और मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इस घटिया पढ़ाई से बच्चों का कबाड़ा मत बनाओ। पहले साल कोई भी बच्चा जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एंटर करता है तो वो बहुत बड़े बड़े सपने लेकर जाता है कि मैं ये सीखूंगा, ये देखूंगा, ये करूंगा, वो कर दूंगा। और 3-4 महीने के अंदर ही सारी चीजें बदल जाती हैं। सिर्फ एक ही टारगेट रहता है, किसी तरीके से पेपर पास करो। क्यों? एजुकेशन सिस्टम की वजह से। अगर आपके पास साइंटिस्ट नहीं है तो साइंटिस्ट खोज कर निकालो ना। देसी डार्पा ग्रैंड चैलेंज कर दो, डिफेंस ओलंपियाड कराने शुरू कर दो, हर साल एक नेशन वाइड R&D कंपटीशन कराने शुरू कर दो। ओपन प्रोजेक्ट या आइडियाज को सबमिट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म बनाओ। हमारे देश में खुराफात दिमागों की कोई कमी नहीं है। आपको ऐसे ऐसे आइडियाज मिल जाएंगे कि टेक्नोलॉजी खड़ी हो जाएंगी। नहीं, दूर कहीं पर किसी गांव में किसी आदमी के दिमाग में कोई आइडिया आया जो कि कोई रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी की फॉर्म ले सकता है, लेकिन बेचारे को ये पता ही नहीं कि उस आइडिया को कहां सबमिट करें, कैसे दुनिया के सामने लेकर आए। तो उसे रास्ता दो, और अगर आपको उसके आइडिया में या प्रोजेक्ट में कुछ दम दिखता है तो उसे ग्रांट दो, फंडिंग करो। अगर किसी देश का भविष्य बर्बाद करना है तो उसके एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर दो। पर मुझे उम्मीद है कि शायद कहीं पर कोई इस बारे में जरूर सोच रहा होगा और शायद हमें भी अच्छे दिन देखने को मिल जाए। अगर इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई सवाल या सुझाव हो, या फिर आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।